मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 टाइप के थे। कौन कौन से? एन, एल, एम और एस। एन क्या बताता था? एन बताता था हमें कि कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, एल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? सब शेल के बारे में। एम किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल के बारे में। और एस किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक है जस्ट बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इस जनरली क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर? क्वांटम नंबर के ऊपर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स यह किसकी तरह, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है कि ये रूल है जो क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो किसके ऊपर? क्वांटम नंबर्स पे इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, क्या कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक गिवन ऑर्बिटल के अंदर, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्बिटल है, ठीक है, एक गिवन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि मान लीजिए मेरे पास कोई एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल है, एस में कितने ऑर्बिटल होता है? एक ही होता है ना। एस सबशेल है, या फिर मैं बोलूँ, ठीक है, एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है, निकाला था ना हमने। ठीक है, तो अब इस एस सबशेल के एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन है किसकी? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। इसने क्या कहा कि एक गिवन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। और वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए अपोजिट स्पिन के? क्योंकि इसने ये कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं अगर, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एन और एल सेम है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एक गिवन ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके एम और एस की वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अगर वो अपोजिट स्पिन के होंगे तभी क्या है? उनकी क्या है? क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अगर मैं एक बात करूँ एस की, तो बात की अगर एग्जाम में है कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं? एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो दैट मीन्स क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं? 2। पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं? पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? हमारे 3 ऑर्बिटल रहते हैं। 2l+1 से निकालिए, पी की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ एल की जगह पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पी सबशेल में? 3। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट डी सबशेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। तो एल की वैल्यू 2, तो 2l+1, यहाँ 2 पुट कीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5। तो मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हर एक ऑर्बिटल में 2, तो 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप किसी भी ऑर्बिटल के जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना कोई जो है हमारा सबशेल ऑक्यूपाई कर सकता है, वो आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसकी तरह एक्ट करता है? एक रिस्ट्रिक्शन की तरह एक्ट करता है। आज जो है हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन ऑफ, यहाँ हाइड्रोजन एटम की जगह पे हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम, ठीक है, क्या है ये हमारा टॉपिक? वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम का मतलब हो गया हाइड्रोजन या फिर वो एटम्स जो हाइड्रोजन की तरह हैं, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम।
हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब वो एटम्स जिनके पास हाइड्रोजन की तरह ही एक इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे किस मॉडल में हम स्टडी करेंगे, हम वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजेनिक एटम का हम यूज़ किस लिए करते हैं, टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये एक तरह से ना एक मॉडल है, क्या है, एक मॉडल है, ठीक है, और उस मॉडल का यूज़ करके हम वेव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और जो वेव फंक्शन की वैल्यू आती है इस मॉडल को सॉल्व करके उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को स्टडी करते हैं, किसके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के। आई बात समझ, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, दोबारा सुनिए, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब वो एटम्स जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह दिखते हैं, मतलब वो एटम्स जिनके पास हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक मॉडल है, क्या है, एक मॉडल की तरह काम करता है, और इस मॉडल से क्या है, हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, वेव फंक्शन साई की वैल्यू निकालते हैं, और इस साई की वैल्यू निकालने के बाद उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को स्टडी करते हैं, किसके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। तो वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम या हाइड्रोजेनिक मॉडल हम किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, किसके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के, ठीक है। जनरली हाइड्रोजेनिक एटम को स्टडी करने के लिए हम एक्स वाई जेड का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो कोऑर्डिनेट्स ना दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्स वाई जेड की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा और साई की टर्म में। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई जेड, इनको हम बोलते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। और ये आर थीटा साई को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जनरली वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आर थीटा और साई होता है। तो जब हम और इसका रिलेशन क्या होता है आर थीटा साई का, किसके साथ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के साथ, वो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए, जैसे एक्स किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा कोस फाई के, वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा साइन फाई के, और जेड किसके इक्वल होता है, आर कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाली थी, जो एक्स वाई जेड की टर्म में निकाली थी, जो क्या थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अगर हम क्या करें, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को क्या करें, मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आती है किस टर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, दैट इज 1/r² कर्ल बाय कर्ल आर कर्ल स्क्वायर। ये सारी हमारे पास क्या है, आपको जो है मिल जाएगी ये बुक से। ये हमारी क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, किस टर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ठीक है। आगे बात समझ इतनी। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें इस इक्वेशन के दो पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट ऑब्टेन होते हैं, दो पार्ट क्या होते हैं, मिलते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं रेडियल पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर पार्ट बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर साइंटिस्ट ने जब इनको सॉल्व किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत लेंदी है, वो हमारा जो है काम का नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या फिर आप PhD वगैरह करोगे या नेट की कोचिंग लोगे, तब आप जाके क्या है उसका सोल्यूशन क्या करोगे, स्टडी करोगे, ठीक है। तो जब इसको जो सॉल्व किया गया इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या है, दो पार्ट मिले, ठीक है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं रेडियल पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर पार्ट, ठीक है। जो पहला रेडियल पार्ट था उसको हमने R से डिनोट किया, ठीक है। और वो R जो था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, N के ऊपर और L के ऊपर, ठीक है। अब ये N क्या है हमारे पास, N हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और L क्या है हमारे पास, सब्सिडरी क्वांटम नंबर है। और ये जो एंगुलर पार्ट था, जब इसको सॉल्व किया गया, तो ये जो एंगुलर पार्ट को हम डिनोट करते हैं Y से, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटम नंबर L के ऊपर डिपेंड किया, और किसके ऊपर, क्वांटम नंबर M, मतलब एक तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा था, और एक इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया कि रेडियल पार्ट कौन कौन से क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। दो क्वांटम नंबर हैं हमारे, एक है N और एक क्या है
एल, और एंगुलर पार्ट हमारा कौन कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, दो क्वांटम नंबर पे, एक है एल और एक है एम, ठीक है। तो जब रेडियल पार्ट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या थी, ये आई 2ZR डिवाइड बाई NA0 की पावर L e की माइनस ZR में NA0, और ये L क्या है यहाँ पर, ये क्या है, लुगेरे कांस्टेंट, क्या है, लुगेरे कांस्टेंट, क्या है ये, लुगेरे कांस्टेंट, जो क्या है L n प्लस R और पावर में क्या है 2L प्लस 1 है, ठीक है। और जब एंगुलर पार्ट को सॉल्व किया गया तो क्या आया हमारे पास, जो एंगुलर पार्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, साई की m थीटा कोस L माइनस m थीटा e की आयोटा m साई के क्या आया, इक्वल आया, ठीक है। अब ये जो रेडियल पार्ट की जो वैल्यू आई है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है वो पता करते हैं हम, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं, ये 3 पार्ट हैं, है ना, 3 पार्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें किस बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मान लीजिए अगर इस पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये हमें क्या बताएगा कि अगर L की वैल्यू 0 हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन ज़ीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, फंक्शन नॉन ज़ीरो हो जाता है, किस पे, ओरिजिन पे। मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी इस केस में, जब मेरी L की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ 0 हो गई तो फंक्शन, अगर L 0 है मेरे पास, L 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा ओरिजिन पे। तो ये अगर मेरा ओरिजिन है, होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन L की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा नॉन ज़ीरो हो जाएगा ओरिजिन पे। तो यह अगर मेरा L की वैल्यू 0 नहीं होती है, L अगर 1 2 3 कुछ भी होता है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, ओरिजिन पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि ओरिजिन के ऊपर फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। ओरिजिन यहाँ क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस ही तो है, ठीक है, कि न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस पर जाकर ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियस के नियर कैसे बिहेव कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट आगे समझ। सेकेंड पार्ट हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये e की माइनस ZR में NA0 है, इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ऐसे ही तो कर रहा है ना, तभी मैंने ये ग्राफ कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ठीक है। दैट मीन्स ये पार्ट हमें क्या बताएगा कि फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, थर्ड पार्ट हमें इन्फॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ नोड के बारे में। किसके बारे में, नंबर ऑफ नोड के बारे में, ठीक है। नोड क्या होती है, हम नोड होती है हमारे पास वो पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन नोड क्या होता है, वो पॉइंट या वो एरिया जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 0 होती है, उल्टा हो गया, ठीक है। नोड क्या है, वो एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो जनरली ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, थर्ड पार्ट नंबर ऑफ नोड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि अगर मान लीजिए इस पार्ट की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है। कांस्टेंट आने का मतलब यहाँ क्या हो गया कि वहाँ पर कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर इस पार्ट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है तो इसका मतलब कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करती है। और रेडियल पार्ट के केस में हम नंबर ऑफ नोड किस फॉर्मूला से निकालते हैं, n माइनस l माइनस 1 फॉर्मूला से निकालते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि रेडियल नोड किसके इक्वल होती है, रेडियल नोड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेडियल नोड होती है n माइनस l माइनस 1 के इक्वल होती है। तो पहली बात अगर आपके एग्जाम में पूछे कि रेडियल पार्ट किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो रेडियल पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, किसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन के, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर क्या बताता है, ओरिजिन पे बिहेवियर बताता है। सेकंड फैक्टर क्या बताता है, ये क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। और ये जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ नोड है या नहीं है, कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है किसी फंक्शन के अंदर जहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा हो, 0 हो रहा है, मतलब वो कोई
पॉइंट है हमारे फंक्शन के अंदर जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। ये इस बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, थर्ड पार्ट देता है। रेडियल पार्ट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, n क्वांटम नंबर के ऊपर और l क्वांटम नंबर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी हमारे रेडियल पार्ट के बारे में, ठीक है। एंगुलर पार्ट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एंगुलर पार्ट इन्फॉर्मेशन देता है हमें किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में कि शेप कैसी होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, ठीक है। जैसे एस की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है। पी की शेप क्या होती है, डम्बेल होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, ये एंगुलर पार्ट देता है। इसके अंदर दो है, एक तो थीटा पार्ट है और एक क्या है, साई पार्ट है। तो आपको कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा थीटा और साई, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट देखो ये एल और एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या ये एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। दैट मीन जिसका मतलब क्या हो गया, चाहे एस ऑर्बिटल 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3s है, चाहे 4s है, सबकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी। सिमिलरली चाहे वो 2p है, 3p है, 4p है, सबकी शेप कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। क्योंकि ये क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, एंगुलर पार्ट हमारा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बता रहा है। और शेप जो है हमारी n क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो चाहे n की वैल्यू कितनी ही चेंज हो, शेप क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। तो एंगुलर पार्ट हमें क्या देगा, इस बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई वेव फंक्शन है, तो मैं अगर उसको एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट की टर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, ये मेरे पास फंक्शन है r थीटा साई, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, r जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा जो है रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y थीटा साई जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेव फंक्शन की, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का अराउंड न्यूक्लियस। और सेकेंड पार्ट हमें क्या बताता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो किसके ऊपर, फर्स्ट पार्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n और l के ऊपर, और सेकंड पार्ट l और m के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।